नमस्कार, सीएनबीसी आवाज म्यूचुअल फंड शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। इस समय शेयर बाजार दो पाटों के बीच फंसा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्टेरिटी अपील है, तो दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल तनाव में ग्लोबल मार्केट से रेड सिग्नल है। क्रूड की बढ़ती कीमतें और रुपए की कमजोरी ने आग में घी डालने का काम किया है। क्या घरेलू निवेशकों का जोश विदेशी बिकवाली पर भारी पड़ेगा या कच्चे तेल का उबाल हमारे बाजार का स्वाद बिगाड़ेगा? इस समय आपकी पोर्टफोलियो की क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी के सीईओ रमेश मंत्री जुड़े हैं। बता दें कि रमेश जी व्हाइट ओक में 18 फंड संभालते हैं, जिनका AUM 31,000 करोड़ से ज़्यादा है। इनमें ज़्यादातर इक्विटी स्कीम है। रमेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। आपके साथ कॉन्वर्सेशन में मज़ा आएगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इस समय जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो कच्चे तेल का मूड जो हाल है, जिसने रुपए पर इतना प्रेशर डाला है, ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करें कि भारतीय मार्केट में अभी कुछ समय के लिए रिटर्न्स बनना मुश्किल होगा इंडेक्स लेवल पर? नहीं, देखिए, पहले तो ऑयल का प्रेशर जेन्युइन है। मतलब ये जियोपॉलिटिकल से ऑयल की इज क्रिएटिंग अ प्रेशर इंडिया की फाइनेंसेस पे, करंट अकाउंट पे, रुपी पे। ये एक रियल प्रॉब्लम है। बट यदि आप लॉन्ग टर्म देखें तो हमने तो $150 पे ऑयल देखा है, वो भी 18 साल पहले देखा है। आज $100 वर्सेस 18 साल पहले $150 देखा। 100 का प्राइस पहले भी देखा है, 2014 में भी देखा है। ओवर टाइम मार्केट और इकोनॉमी एडजस्ट कर जाती है। इनफैक्ट और हाई ऑयल प्राइस से फिर डिमांड एडजस्टमेंट चालू हो जाता है। सो आई थिंक वी हैव सीन, इतने सालों में हमने बहुत बार ऑयल प्राइस की वॉलेटिलिटी देखी है। नियर टर्म स्ट्रेस आता है, बट धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाता है। आई डोंट थिंक 6 महीने बाद में हम लोग ऑयल डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, लेकिन अभी के लिए इस समय के जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो कच्चे तेल की हालत है इस समय, उसमें स्ट्रैटेजी क्या बनाए? क्या तेल से सेंसिटिव सेक्टर्स को अभी अवॉइड करें, या क्योंकि इस समय अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं यहाँ पर एक्यूमुलेट करें? एज अ फंड मैनेजर आपका क्या व्यू होगा? नहीं, देखिए, इस क्राइसिस से एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि इंडिया को अपना एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो जो से भी अपनी लास्ट वीक भी पॉलिसी देखी है, गवर्नमेंट ने रॉयल्टी काटी है ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर में, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन पे। सो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी पे बहुत फोकस आएगा अगले दशक के अंदर में, और इसको ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है एनर्जी सिक्योरिटी। तो पिछले 15 साल में ऑयल एक्सप्लोरेशन, नेचुरल गैस में काफी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। आई थिंक अगले 10 साल में बहुत फोकस होगा, क्योंकि इंडिया की मिडल ईस्ट पे एनर्जी पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ रही है। वन ऑफ द एक रीजन है क्योंकि हमने इतना एक्सप्लोरेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है प्रोडक्शन में। तो ये अगले दशक में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट मैं नियर टर्म क्या लेना चाहिए इस बात पे फोकस नहीं करता। ये बात फोकस करता हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स क्या है। एंड एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा ट्रेंड होने वाला है एक कंट्री के लिए। और इतनी आप बड़ी इकोनॉमी नहीं बन सकते विदाउट बिना एनर्जी सिक्योरिटी के बिल्ड किए। बिल्कुल, ये बात हो गई एनर्जी सिक्योरिटी की, और इसी वजह से शायद एनर्जी स्टॉक्स में हमने ज़बरदस्त मूव भी देखा है। तो यहाँ पर इस समय आपका मार्केट आउटलुक क्या है? क्योंकि पिछले 3-4 महीने पूरी की पूरी डिबेट जो है वो सिर्फ क्रूड और रुपये से रिलेटेड रही है। इस बीच में अर्निंग्स ग्रोथ पिकअप हुई, लेकिन उस पर वापस एक रिस्क आया है। तो ओवरऑल मार्केट आउटलुक और एक अर्निंग्स पर आपका व्यू क्या बन रहा है इस समय? देखिए, इस क्वार्टर अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रही है। ब्रॉड बेस्ड अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रही है। इवन स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज ने, डिस्पाइट ये ट्रेड की अनसर्टेनिटी थी, AI की अनसर्टेनिटी थी, इतनी सारी अनसर्टेनिटी के बाद में भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। जो बड़े सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वहां कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है नहीं। कंज्यूमर सेक्टर जो काफी सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा था, इस क्वार्टर कंज्यूमर सेक्टर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और उनको इनकम टैक्स कट का, GST कट जो पिछले साल हुई, उनका फायदा आ रहा है। तो एंड इवन सेक्टर्स लाइक फार्मा, हेल्थ केयर के भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और कुछ इंडस्ट्रियल्स के भी रिजल्ट आ रहे हैं। सो इस क्वार्टर तो अर्निंग्स हैव बीन सरप्राइजिंगली बहुत पॉजिटिव रहे हैं। ऑफ कोर्स जून क्वार्टर में ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस का इम्पैक्ट आना चालू होगा, बट आई थिंक इंडिया के फंडामेंटल्स ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस को छोड़ के काफी स्ट्रांग है। वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए हैं, पर्टिकुलरली लार्ज कैप के अंदर में वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। बहुत अच्छी कंपनियों, वेदर चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज में है, वेदर कंज्यूमर में है, वेदर फार्मा में है, उनके वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो गए हैं, जबकि उनके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। सो आई थिंक इन्वेस्टरों को
नियर टर्म न्यूज पे फर्क फोकस नहीं करना चाहिए। ये वर्ल्ड में वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी, कभी पॉलिटिक्स से रहेगी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रहेगी, कभी जियोपॉलिटिक्स से रहेगी, कभी मैक्रो ऑयल प्राइसेस से रहेगी, अलग अलग रीजन से वॉलेटिलिटी रहती है। वॉलेटिलिटी तो बाजार का फीचर है, ये कभी जाने वाली नहीं है। यदि जो इंडिया का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है डबल डिजिट रिटर्न अर्न करने का, यदि वो आपको अपने पोर्टफोलियो में अर्न करना है तो वॉलेटिलिटी को तो आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। इनफैक्ट इससे फायदा उठाना सीखना पड़ेगा, तभी आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न इंप्रूव होगी। तो जब चीज सस्ती होती है, जैसे हमें कोई स्टोर में सेल लगती है, ब्रांड जो हम खरीदना चाहते हैं जो सस्ती होती है तो हमें ज्यादा खरीदना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों सस्ती हो गई है। ये बात तो बिल्कुल सही है और ये बात हर बार कही जाती है लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि लार्ज कैप में इस समय वैल्यूएशन अच्छे हो गए, यहीं पर डायकॉटमी है क्योंकि रिटर्न्स तो आ नहीं रहे हैं लार्ज कैप में, रिटर्न्स आ रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, और यही म्यूचुअल फंड का डेटा भी बता रहा है। अगर आप पिछले मंथ का म्यूचुअल फंड डेटा देखेंगे कि लार्ज कैप से पैसा निकलकर मिड कैप और स्मॉल कैप में गया है, तो इस डायकॉटमी को कैसे देखें फिर? अनुज जी, क्या हो रहा है कि एफआई की बहुत बड़ी सेलिंग रही है इस साल। यदि आप 2026 की बात करें, $20 बिलियन की सेलिंग हुई है, उसमें सिर्फ $10 बिलियन तो फाइनेंशियल से गया है, तो काफी कंसंट्रेटेड सेलिंग गई है लार्ज कैप से। और जो म्यूचुअल फंड का फ्लो आता है, और पर्टिकुलरली लार्ज पार्ट ऑफ द फ्लो तो एसआईपी से आता है, वो एसआईपी फ्लो ज्यादातर स्मॉल और मिड कैप स्कीम्स की तरफ ओरिएंटेड है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, मल्टी कैप हो जिसमें भी काफी बड़ा स्मॉल मिड का एक्सपोजर होता है, और या फ्लेक्सी कैप हो। तो लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम्स में फ्लो नहीं आ रहा है एंड एफआई की बहुत मैसिव सेलिंग है बिकॉज ऑफ ये इम्बैलेंस के चक्कर में कि पैसा जा रहा है स्मॉल कैप मिड कैप के स्कीम में और एफआई की सेलिंग आ रही है मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स लार्ज कैप। इस चक्कर में लार्ज कैप सस्ते हो गए एंड कुछ सेक्टर्स में तो फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। सो ये इम्बैलेंस है, बट ये इम्बैलेंस लॉन्ग टर्म में रहते नहीं है। शॉर्ट टर्म में इम्बैलेंस हो जाता है बट ओवर टाइम पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट हो जाता है। नहीं, बिल्कुल। तो इस समय अगर हम लार्ज कैप की बात करें, एक एनर्जी सेक्टर की तो आपने खैर बात कर ली, इसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आप इस समय पॉजिटिव हैं? देखिए, यदि हम फंडामेंटल्स को देखें और वैल्यूएशंस को देखें तो सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा है, एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम्स नहीं है और वैल्यूएशंस भी बहुत सस्ते हैं। हाई क्वालिटी बैंक्स के, लेंडर्स के, इंश्योरेंस कंपनीज के, वैरायटी ऑफ बिजनेसेस के बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है। अदर सेक्टर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर में अभी काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। काफी सालों से चीपर वैल्यूएशन हो गए कंज्यूमर के अंदर में एंड हम लोग को कंज्यूमर में अभी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाजार में, बहुत वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए कंज्यूमर में। थर्ड सेक्टर जो सेक्युलर होता है, जिसको कोई ज्यादा अर्थव्यवस्था से फर्क नहीं पड़ता है, जियोपॉलिटिक्स से फर्क नहीं पड़ता है, वो है हेल्थ केयर एंड आई थिंक हेल्थ केयर के रिजल्ट भी बहुत सॉलिड है। देखिए, आदमी बीमार पड़ता है तो उस समय डॉक्टर या मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है या पॉलिटिक्स में क्या होता है। तो वो अगेन बहुत सेक्युलर सेक्टर है। ओके। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है आपका, खासतौर से लार्ज कैप आईटी पर, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। एआई का इम्पैक्ट, स्टॉक्स मल्टी ईयर लो पर हैं, वैल्यूएशंस तो ऑल टाइम लो पर हैं। नो, आई थिंक यहाँ पे क्लियर कंसर्न है कि अभी पहले तो आईटी कंपनियां 1-2 क्वार्टर पहले बात कर रही थी कि एआई से बेनिफिट होगा, प्रोडक्टिविटी आएगी हमारे यहाँ पे, पर इस क्वार्टर में 2-3 आईटी कंपनी ने एडमिट किया है कि जितना भी प्रोडक्टिविटी बेनिफिट आ रहा है हमें अपने कस्टमर को पास ऑन करना पड़ रहा है। सो पर्टिकुलरली जो लार्ज कैप आईटी है वो क्लियरली प्रेशर में है एंड हर वीक नए डेवलपमेंट आ रहे हैं एआई में। जैसे अभी जस्ट लास्ट वीक एंथ्रोपिक ने, गूगल जेमिनी ने खुद फॉरवर्ड, ओपन एआई ने खुद फॉरवर्ड इंटीग्रेट की बात की है कि हम भी ये इंप्लीमेंट करने की सर्विस भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो क्लियरली आईटी में अनसर्टेनिटी है, चैलेंजिंग टाइम्स है, वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए बट फ्यूचर अनसर्टेन है। आईटी में जो स्वीट स्पॉट है हमारे हिसाब से वो नंबर ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप आईटी कंपनीज है, वो अभी भी डबल डिजिट डॉलर में ग्रो कर पा रही है और उनको रुपी का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलता है ग्रोथ में। वहां वैल्यूएशन भी करेक्ट हो गए हैं, वहां पे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लगती है बट लार्ज कैप आईटी में नहीं लगता है। ओके, लार्ज कैप आईटी में नहीं है लेकिन मिड कैप आईटी में फिर भी अपॉर्चुनिटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो। देखिए, पैसा कमाना तो सब जानते हैं, लेकिन उस पैसे को सही रफ्तार से बढ़ाना एक कला है। बाजार के इस शोर शराबे के बीच क्या आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वाकई आपके मुताबिक दौड़ लगा रहा है? अक्सर हम जोश में आकर ढेरों फंड्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन क्या उनमें सही बैलेंस है? आज के इस सेगमेंट में हम इसी पर फोकस करने वाले हैं, परफेक्ट पोर्टफोलियो का फॉर्मूला। सही पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, ये बताने के लिए हमारे साथ ट्रूवेंटा वेल्थ के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह जुड़े हैं। कीर्तन जी, शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कितने फंड्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए, किस तरीके के फंड्स होने चाहिए, और इस पर अगर आप जो आपकी रिसर्च है वो क्या कहती है? अनुज जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच शो में इनवाइट करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जब म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा फोकस सही स्कीम सिलेक्शन पर रहता है, ना कि पोर्टफोलियो कैसे मैं सही करूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले वो जानना और वो समझना बहुत जरूरी है इन्वेस्टर के लिए। मानिए मेरे पास 100 रुपए, मुझे तो एचडीएफसी का स्टॉक भी अच्छा लग रहा है, आईसीआईसीआई भी अच्छा लग रहा है और एक्सिस भी अच्छा लग रहा है। पर अगर मैं मेरा 100 रुपए इन तीन स्टॉक्स में डाल दूं तो स्टॉक लेवल पर तो शायद स्टॉक सही है, पर क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है? शायद पोर्टफोलियो सही नहीं है। तो यही गलती मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स करते हैं कि फोकस बहुत ज्यादा सही स्कीम सिलेक्शन पर होता है, ना कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और थोड़ा सा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप तकरीबन 70% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में रखें और 15% पैसा गोल्ड में और 15% पैसा ग्लोबल इक्विटीज में। अब ग्लोबल इक्विटीज में सिर्फ यूएस पर फोकस करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत दूसरे मार्केट्स लेटली पिछले 18-20 महीनों में ऑफ कोर्स चर्चा में रहे एआई थीम की वजह से। पर आई थिंक जो थीम्स आप प्ले करना चाहते हो इन जनरल भी आपको यूएस में मिल जाती है। तो अगर पोर्टफोलियो लेवल पर 70% डोमेस्टिक इक्विटी, 15% गोल्ड और 15% यूएस फोकस फंड्स में निवेश करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है काफी एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है। पर इसके लिए आपको तकरीबन 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन चाहिए और थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट भी। ओके, तो आपने कहा 70% डोमेस्टिक इक्विटीज, 15% गोल्ड और 15% तो बाहर ग्लोबल मार्केट्स में। लेकिन अभी थोड़ा म्यूचुअल फंड्स भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अब सेकंड थॉट्स ला रहे होंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपील की है कि थोड़ा गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कम करिए, ग्लोबल थोड़ा सा अपना डॉलर्स बचाइए। तो वो उसके साथ कैसे टाई इन करेगा फिर? आई थिंक देखिए, इंडस्ट्री लेवल पर तो लिमिट्स लगी हुई है कि आप नया पैसा फॉरेन मार्केट्स में ऐसे भी निवेश नहीं कर सकते। तो इंडिया मार्केट्स में जब आप निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा ग्लोबल मार्केट्स में डालने के लिए, वो लिमिट तो ऑलरेडी फ्रीज हो चुकी है। पर अगर आप पोर्टफोलियो लेवल पर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गोल्ड होना जरूरी है, क्योंकि एक तो सबसे पहले आपका रुपी हर साल 4% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो वो 4% का फायदा आपको गोल्ड में निवेश करके हो जाएगा। क्योंकि अगर गोल्ड आपको लॉन्ग टर्म में 12-13% का रिटर्न दे रहा है, तो उसमें से 8-9% गोल्ड का रिटर्न है, बाकी तो रुपी डेप्रिसिएशन है। और सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्की या अग्रेसिव इन्वेस्टर्स टिपिकली फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट में, और अगर बड़ा फॉल आ जाता है 30% 40% का मार्केट में, तो उनका अग्रेसिव रिस्क एपेटाइट से तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं है कि मान लीजिए 100 रुपया निवेश किया था वो 60 रुपया हो गया। पर टिपिकली ये देखा है मैंने इन्वेस्टर्स में कि जनरली 60 रुपए पे जब वो नया निवेश करना चाहते हैं तो उनके पास इनफ पैसा नहीं होता है पोर्टफोलियो को लेवरेज करने के लिए या एवरेज करने के लिए उस समय पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड बहुत इंटरेस्टिंग रोल यहाँ पर प्ले करता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 15-20% का गोल है, तो लंबे समय में वो निफ्टी जितना ही रिटर्न दे रहा है, तो आप रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पर मान लीजिए कि आपको बीच में मार्केट में 25-30-40% का फॉल आ गया और आपके पास इनफ कैपिटल नहीं है पोर्टफोलियो को एवरेज करने के लिए, तो गोल्ड उस समय पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, जहां पर आप गोल्ड से निकलकर एक्विटीज को लोअर लेवल पे बाय कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों प्रॉब्लम्स, रुपी डेप्रिसिएशन का और बीइंग एबल टू बाय गोल्ड एट लोअर लेवल्स और इक्विटी एट लोअर लेवल्स, दोनों ये सॉल्व कर पाता है। तो गोल्ड तो पोर्टफोलियो में होना मेरे हिसाब से जरूरी। चलिए, गोल्ड होना जरूरी है, 15% ग्लोबल। अब आते हैं बाकी के 70% पर। ये जो 70% है, इसमें क्या अप्रोच रखें? क्या 3-4 कॉन्सेंट्रेटेड फंड लें, या फिर एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, इस तरीके से इन्वेस्ट करें? और इसमें भी कोई स्कीम होती है क्या कि आप एक फंड को चुनकर बैठे रहें, या उसकी परफॉर्मेंस को हर 6 महीने में, 1 साल में रीइवैल्यूएट करें?
आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉमन गलती है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 4 या 5 फंड्स है ऑन अ हायर साइड, तो आपका पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड हो सकता है। क्योंकि अगर आप 15-20 फंड्स में निवेश कर देते हो ये सोचकर कि हर एक नया फंड डाइवर्सिफिकेशन ऐड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है वो बहुत गलत स्ट्रेटेजी है। मैं मेरे कोर पोर्टफोलियो में या इन्वेस्टर्स को टिपिकली ये सलाह देता हूँ कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में तीनों मार्केट कैप में समान तरीके से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर ले, तो उस लेवल पे आपको मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। और हिस्टोरिकली ये 20-25 सालों का डेटा भी ये है कि अगर आप इक्वली डिवाइड कर देते हो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे आप रिस्क कहते हो, वो लार्ज कैप से थोड़ा सा ही ज्यादा है, पर आपका रिटर्न मिड कैप से थोड़ा ज्यादा है। तो एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बन सकता है मार्केट कैप लेवल पर डाइवर्सिफाई करके। पर अगर और एक आप स्टेज इसमें ऐड कर ले कि आप जो लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं उस लार्ज कैप में फ्लेक्सी कैप फंड्स के थ्रू निवेश करें, और ऐसे फंड हाउसेज में निवेश करें जो वैल्यू स्टाइल या वैल्यू थीम्स में वैल्यू थीम्स यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो सही स्ट्रेटेजी है। मिड कैप में मोमेंटम स्टाइल वाले फंड मैनेजर्स को प्रेफर करें, और स्मॉल कैप में आप ग्रोथ स्टाइल वाले फंड मैनेजर्स को प्रेफर करें। क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि इंडिया में लार्ज कैप अनफॉर्चुनेटली यूएस की तरह लार्ज कैप कंपनीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। तो अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स को महंगा खरीद लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि रिटर्न बनाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है। तो वैल्यू स्टाइल ऑफ फंड मैनेजर्स बहुत अच्छा काम कर पाते हैं जब वो लार्ज कैप में निवेश करते हैं। मोमेंटम में ये देखा गया कि 2018 में जब सेबी का कैटेगराइजेशन का रूल आया था, उसके बाद सिर्फ 150 स्टॉक्स है कॉन्सेंट्रेटेड मिड कैप स्पेस में। तो जो भी पैसा लार्ज और मिड में आ रहा है, मिड कैप फंड में आ रहा है या मल्टी कैप फंड में आ रहा है, वो पैसा जब मिड कैप में निवेश होता है तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, 150 स्टॉक में ही लिक्विडिटी जा रही है। इसीलिए मोमेंटम स्टाइल ऑफ फंड्स आर डूइंग वेरी वेल इन द मिड कैप स्पेस। और ऑफ कोर्स जब आप स्मॉल कैप में पैसा निवेश कर रहे हो तो आपको तो वैल्यूएशन से ज्यादा ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना है जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, क्योंकि आप मल्टी बैगर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो स्मॉल कैप में ग्रोथ स्टाइल ऑफ फंड मैनेजर्स डू वेरी वेल। तो जो डोमेस्टिक वाला पोर्टफोलियो है उसे अगर आप समान तरीके से लार्ज कैप या वैल्यू फंड्स में पैसा रोक दे जो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं, मिड कैप में आप या तो मिड कैप के थ्रू या मल्टी कैप के थ्रू मोमेंटम स्टाइल ऑफ फंड्स में पैसा रोके, और स्मॉल कैप में अगर आप ग्रोथ स्टाइल ऑफ फंड्स में पैसा रोके, तो ये स्टाइल या ये लेवल का डाइवर्सिफिकेशन हिस्टोरिकली हैज डन वेरी वेल। अच्छा, एक पॉसिबली आखिरी सवाल आपसे। मैं अभी 46 साल का हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं 49 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊँ, तो रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब कितना पैसा होना चाहिए और कैसे प्लानिंग करें उसकी? देखिए अनुज जी, पर्सनल फाइनेंस में पर्सनल पहले आता है और फाइनेंस बाद में आता है, तो ये तो इंडिविजुअलिस्टिक है। पर अगर कुछ एग्जांपल्स दे पाऊं मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिटायर होने वाले हो, सबसे पहले उस साल आपको देखना है कि आपका महीने का खर्चा कितना है। तो मान लीजिए अगर आपका महीने का खर्चा तकरीबन एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए को ध्यान में रखकर आपको तकरीबन 2,70,00,000 रुपए तक की राशि चाहिए रिटायर होने के लिए। अगर आपका महीने का खर्चा 2 लाख रुपए है तो आपको तकरीबन 5.4 करोड़ लगेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अभी ये मैथ कैसे किया है, बड़ा सिंपल है। हमने ये अज्यूम किया कि आप जब रिटायर होगे उसके 30 साल बाद तक ये कॉर्पस लास्ट करना चाहिए। तो मान लीजिए अगर कोई 60वें साल पर रिटायर हो रहा है तो 90 साल तक की प्लानिंग है, 50वें साल पर रिटायर हो रहा है तो 80 साल तक की प्लानिंग है। और इसमें मैथ सिंपल सा है कि जो 2.7 करोड़ रुपीज है जो आपके पास रिटायरमेंट पर होंगे, वो आप कंज्यूम कर लेंगे अगले 30 सालों में, तो अगले 30 सालों में ये 2.70 हो जाएगा। और मैथ किया गया सिर्फ 2% पर। 2% इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में कम होते जाएंगे और इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास 2.7 करोड़ रुपीज है और 1 लाख रुपए की महीने की एक्सपेंस है आपके रिटायरमेंट पर, तो आप इजीली रिटायर हो सकते हो। या अगर 5.4 करोड़ रुपीज है आपके पास और 2 साल महीने की रिक्वायरमेंट है, तो भी आपकी रिक्वायरमेंट मीट हो सकती है। ओके, चलिए, तो ये फिर भी नंबर्स रीजनेबल है, क्योंकि मैं तो डर गया था बीच में कुछ नंबर्स सुनकर कि कितना पैसा चाहिए, तो उतना पैसा तो पता नहीं कहाँ से आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सामने रखने के लिए। फिर बात करेंगे आपसे किसी और टॉपिक पर, बट आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, CNBC आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आज के लिए इतना ही, लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।